अगली सुबह जब अभिनव की आंख खुली तो उसने देखा कि अनन्या उसकी बाहों में थी। वो अभिनव से इस कदर लगकर सो रही थी मानो उसके ही शरीर का हिस्सा हो। उसका मासूम चेहरा देखकर अभिनव को उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था और साथ ही साथ गुस्सा भी। वो इस बात से काफी नाराज था कि अनन्या को उसकी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। बेचारी को गोली लगी, फिर याददाश्त गई और अब किडनैपिंग। अभिनव ने अनन्या को देखते हुए अफसोस में अपने आप से कहा। उसने फिर धीरे से अपना हाथ ऊपर किया और उसे अनन्या के सिर पर रखकर धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगा। अभिनव के छूने से अचानक अनन्या की नींद भी खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए अभिनव को देखा। अभिनव अनन्या को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। ऐसे में अनन्या के चेहरे पर भी एक नरम मुस्कान उभर आई और वो हल्के सुर में बोली, अभिनव। अनन्या की पुकार से अभिनव ने धीरे से उसका माथा चुमा और कहा, अब तुम्हें बेटर फील हो रहा है? अभिनव के सवाल पर अनन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं, बस एक बहुत ही बुरा सपना देख लिया था। अनन्या का जवाब सुनकर अभिनव एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। अनन्या कल रात को जो कुछ भी हुआ उसे एक सपना मानकर भुला देती तो बेहतर था, लेकिन अभिनव उसे इस बात की सफाई नहीं दे पाता कि वो दोनों अचानक कनाडा में कैसे पहुंच गए थे। नहीं, अनन्या को सच बताना पड़ेगा, उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुमने जो कुछ भी देखा वो एक सपना नहीं था अनन्या, वो सच था। अभिनव की बात सुनकर अनन्या एक पल के लिए उसे एकटक देखती रही और फिर अचानक बेड पर सीधी बैठ गई। जब उसने देखा कि वो होटल के रूम में नहीं थे तो हैरानी के कारण अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। ऐसे में वो तुरंत अभिनव का हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, ये हम कहाँ है अभिनव? और वो लोग कौन थे जो मुझे खींचकर हेलीकॉप्टर में ले गए थे? ये सब क्या हो रहा है? रिलैक्स अनन्या, अभिनव उसे शांत करते हुए आगे बोला, हमने तुम्हें बचा लिया है और अब हम कनाडा में हैं। कनाडा में? पर हम कनाडा कैसे आ गए अभिनव? कल तो हम न्यूयॉर्क में थे ना? अनन्या ने फिर से बेचैन होते हुए पूछा। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अनन्या। फिलहाल हम दोनों मेरे अंकल के घर पर हैं और उन्होंने ही तुम्हें किडनैपर से बचाया था। तुम अभी आराम करो, या तुम बिल्कुल सेफ हो। मुझे फिलहाल अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे लिए 2 सर्वेंट्स भेज देता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बेझिझक बोल देना, और अगर तुम्हारा मन ना लगे तो अपने घर पर बात कर लो। ये रहा तुम्हारा फोन। अपनी बात खत्म कर अभिनव ने अनन्या को उसका फोन वापस दे दिया। उस फोन को देखकर अनन्या को अचानक याद आया कि कल वो उसे चाइना टाउन में ही गिरा चुकी थी। उसके फोन को फिर एक फूड स्टॉल के मालिक ने उठाकर स्विच ऑफ कर दिया था। इधर अनन्या को तसल्ली देने के बाद अभिनव अपने बेड से नीचे उतरा और वॉशरूम में चला गया। अनन्या को उसकी कही बात पर कोई शक नहीं था। वो जानती थी कि टाइगर के साथ रहते हुए उसकी जिंदगी में एक किस्म का खतरा तो हमेशा रहने वाला था। हालांकि अनन्या इस खतरे को झेलने के लिए तैयार थी। उसे विश्वास था कि चाहे उस पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अभिनव अपनी ताकत और पहुंच से उसे बचा सकता था। कुछ ही देर बाद अभिनव वॉशरूम से नहाकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनने लगा। रॉकफोर्ड होटल से उसका और अनन्या का लगेज भी कनाडा आ चुका था। तैयार होने के बाद अभिनव एक पल के लिए अनन्या के पास गया और धीरे से उसके गाल चूमते हुए बोला, मैं यही हूं, थोड़ी देर में आता हूं। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? अनन्या ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अभिनव की बात पर हाँ में सिर हिलाया। अभिनव फिर अपने बेडरूम से निकला और हॉल में पहुंच गया। उसने वहां पर एक पल के लिए अपने इर्द गिर्द देखकर दामोदर को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे वहां सिर्फ कुछ सर्वेंट्स ही नजर आए। अभिनव को देखकर एक सर्वेंट उसके करीब आ गया और बोला, जी सर, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अभिनव ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर कहा, दामोदर अंकल कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। दामोदर सर मेंशन के ऊपर बड़ी बालकनी में बैठे हैं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ, उस सर्वेंट ने कहा और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव उसके पीछे पीछे गया और कुछ मिनट तक दामोदर की आलीशान हवेली में घूमते हुए ऊपर एक बालकनी में पहुंच गया। बालकनी में पहुंचते ही अभिनव की नजर सबसे पहले अपने सामने एक बड़े खुले मैदान पर गई, जहां एक हवाई पट्टी भी बनी हुई थी। अभिनव ने एक पल के लिए उस जगह को गौर से देखा
और फिर उसे महसूस हुआ कि वो ऐसा कुछ पहले भी कहीं देख चुका था। ये एयर स्ट्रिप, पहाड़, इतनी ग्रीनरी, ये मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? अभिनव ने एक पल के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसके मन में एक तस्वीर झलकने लगी। ये वही 20 साल पुरानी तस्वीर थी जो अभिनव को कई दिनों पहले अपने पिता के एल्बम में मिली थी, जब वो उनकी घड़ी की फोटो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अभिनव को एहसास हुआ कि उस तस्वीर में इसी नजारे और इसी हवाई पट्टी की तस्वीर थी। इतने में दामोदर अभिनव के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, लगता है तुम्हें यह नजारा बहुत पसंद आ रहा है। अभिनव ने एक पल के लिए अपनी गर्दन घुमाकर दामोदर को देखा और फिर वापस उस नजारे को देखकर कहा, इसी नजारे की एक तस्वीर मुझे पापा के फोटो एल्बम में मिली थी। अभिनव की बात सुनकर दामोदर ने एक पल के लिए कुछ याद करने की कोशिश की और फिर तपाक से कहा, हाँ, जब ये हवाई पट्टी बनी थी तब मैंने संजय को इसकी एक तस्वीर भेजी थी। इनफैक्ट तुम्हें पता है, जो पुणे में तुम्हारा पैलेस है वो संजय ने मेरी इसी हवेली को देखकर बनवाया था। असल में हम दोनों के बीच थोड़ा कंपटीशन होता था कि कौन अपने लिए अनोखी चीजें बनवा सकता है। वो भी क्या दिन थे यार अभिनव। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि संजय किस तरह मौत हो जाएगी और तुम गायब हो जाओगे। संजय से बढ़कर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। अपनी बात खत्म करते हुए दामोदर की आवाज टूटने लगी। ऐसे में उसने तुरंत अपना रुमाल निकाला और अपने आंसुओं को गिरने से पहले ही उन्हें पोंछ लिया। उसे देखते हुए अभिनव को अचानक वो चिट्ठी भी याद आई जो उसे अपने पुणे के पैलेस में मिली थी। ऐसे में वो दामोदर से बोला, क्या आपने पापा से मेरा नाम पूछने के लिए कोई चिट्ठी भी लिखी थी? अभिनव के सवाल पर दामोदर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह शायद तब की बात है जब संजय नया नया गुड़गांव में शिफ्ट हुआ था। उसने फिर उस चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी मुझे भी लिखी और कहा कि तुम्हारी माँ विद्या तुम्हारा नाम अभिनव रखना चाहती है, मगर संजय तुम्हें टाइगर कहकर पुकारना चाहता था। वो ये भी कह रहा था कि उसका बेटा किसी टाइगर की तरह चालाक, तेज और खूंखार होना चाहिए। ये सुनकर अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, गुड़गांव आए थे मतलब? उससे पहले मेरे पापा कहाँ रहते थे? मैं बताता हूँ टाइगर, मैं एक साथ सब कुछ बताता हूँ। दामोदर की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और वो वापस उस नजारे की तरफ देखते हुए अपने पिता को याद करने लगा। उसने एक पल के लिए सोचा कि ना जाने ऐसे कितनी बातें थी जो वो अभी तक नहीं जानता था। इतने में दामोदर भी एक गहरी सांस लेकर बोला, आओ ब्रेकफास्ट करते हुए बात करते हैं। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वो दामोदर के पीछे पीछे उस टेबल की तरफ बढ़ने लगा जहां ब्रेकफास्ट लगाया गया था। इतने में बालकनी के दूसरे गेट से हंसराज भी बाहर आ गया और अभिनव को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग टाइगर, कैसे हो? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं, थैंक्स। इतने में दामोदर हंसराज को एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो हंसराज, नाश्ता करो। हंसराज अभिनव और दामोदर के साथ टेबल पर बैठ गया। इतने में दो सर्वेंट्स उनके करीब आए और प्लेट्स लगाकर नाश्ता परोसने लगे। फिर तीनों के कप्स में चाय भरने के बाद वो दोनों सर्वेंट्स पलटकर वहां से चले गए। अभिनव ने अपना कप उठाकर चाय का एक घूंट पिया और फिर उसने कप वापस नीचे रखते हुए कहा, तो आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे अंकल? दामोदर ने अभिनव के सवाल पर हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना गला साफ करते हुए कहा, हो सकता है तुम्हें ये बात थोड़ी शॉकिंग लगे, पर फिर भी मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। तुमने पूछा ना कि संजय गुड़गांव कहां से आया था? वो असल में यही हमारे साथ कनाडा में रहा करता था, मगर फिर कुछ विवाद की वजह से उसने कनाडा छोड़ दिया और वो तुम्हारी माँ विद्या को लेकर वापस इंडिया चला गया। वैसे हम सभी लोग इंडिया से ही हैं, लेकिन 80 के दशक में हमारा पूरा परिवार कनाडा शिफ्ट हो गया था। गढ़वाल परिवार का इंडिया में पहले से काफी नाम था और फिर कनाडा आकर हमें और भी ज्यादा पावर मिल गई। ये सब कुछ तुम्हारे दादा और मेरे पिता सत्यनारायण गढ़वाल की वजह से हुआ था। लेकिन फिर 1990 में पिताजी की मौत हो गई और तब से तुम्हारी दादी, जिन्हें हम लोग अम्मा जी कहकर पुकारते हैं, उन्होंने इस परिवार के कामकाज को देखना शुरू किया।
अम्मा जी का नाम सुनकर अभिनव के कान खड़े हो गए। उसे अचानक एक दिन पहले का वो किस्सा याद आया, जब होटल का शॉफर अभिनव के सामने अम्मा जी के गुणगान गा रहा था। ऐसे में जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अम्मा जी उसी की दादी थी, तो अभिनव दंग रह गया। उसकी मानो एक पल के लिए सांसें अटक गई थी। उसका ऐसा हाल देखकर दामोदर और हंसराज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि अभिनव को इस खुलासे को सुनकर झटका लगने वाला था। ऐसे में अभिनव ने धीरे से अपने पास रखे ग्लास से पानी का एक घूंट पिया और फिर धीरे से कहा, मतलब मेरी दादी वही अम्मा जी है जिन्हें लोग सबसे खतरनाक मानते हैं? दामोदर ने अभिनव के सवाल पर धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो वही औरत है। दामोदर का जवाब सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली। भले वो बाहर से शांत नजर आ रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। इतने में अचानक दिग्पाल के कहे शब्द अभिनव के मन में फिर से गूंजने लगे, तेरे तो अपने ही तेरे दुश्मन है। अभिनव की एक पल के लिए धड़कनें रुक गई। उसे अब समझ आया कि अगर दामोदर उसका दुश्मन नहीं था, तो फिर अपनों में से उसका दुश्मन कौन हो सकता था। ऐसे में अभिनव दामोदर को देखकर कयास लगाते हुए बोला, क्या वो अम्मा जी है जिसने मेरे ऊपर इटली, गुड़गांव और फिर न्यूयॉर्क में अटैक करवाया है? अभिनव के सवाल पर दामोदर ने एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। ऐसे में अभिनव का चेहरा रूखा पड़ने लगा। उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसकी अपनी दादी ही उसकी जान के पीछे पड़ी थी, मगर उसके पीछे का कारण अभिनव नहीं समझ पा रहा था। ऐसे में उसने अपनी भौहें तान कर शिकायत भरे सुर में आगे कहा, अगर मेरा इतना बड़ा परिवार है तो पापा ने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अम्मा मेरे पापा की संपत्ति के पीछे पड़ी थी, इसी वजह से पापा ने मेरा इस परिवार से रिश्ता ही खत्म कर दिया? अभिनव के सवाल पर दामोदर ने ना में सिर हिलाया और कहा, अम्मा जी को संजय की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी अभिनव। इनफैक्ट अम्मा जी की संपत्ति तो संजय से भी 10 गुना ज्यादा है। तो फिर अम्मा जी को मुझसे क्या तकलीफ है? वो मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? अभिनव ने गुर्राते हुए कहा। उसका पारा अब चढ़ने लगा था। ऐसे में दामोदर उसे शांत करते हुए बोला, मेरी बात सुनो अभिनव, तुम्हारे पिता और अम्मा जी का एक बुरा इतिहास रहा है। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, और सिर्फ अम्मा जी नहीं, तुम्हारी माँ विद्या से भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। मैं तुम्हें एक साथ सब कुछ बताकर तुम्हारा दिमाग नहीं खराब करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हमारा सबसे पहला लक्ष्य है तुम्हें अम्मा जी की कुर्सी पर बैठाना। दामोदर की बात सुनकर अभिनव की भौहें तन गई। उसे अब जाकर पूरा मामला समझ आने लगा था। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव दामोदर का प्रस्ताव मानेगा? अगर उसने उसे ठुकरा दिया तो फिर दामोदर क्या करेगा? और इस नई जगह पर अभिनव अनन्या के साथ कैसे रहेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।